Hello everyone, let's start with session 2 of hyperbola. So question number 1 is before you. Pause the video, identify the type of the question and start solving, right? Okay, let's start. If the chords of the hyperbola touch the parabola, then the locus of the middle points of these chords is the curve. तो देख के आइडेंटिफाई हो रहा होगा क्वेश्चन किस टाइप का है. ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम. क्या पूछा गया ना, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दीज कोड्स. तो पहला काम तो क्या करेंगे, मान लेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h, k, राइट. अब अगर एक बार हमने मिड पॉइंट इसका एज्यूम कर लिया तो इसकी हेल्प से कोड की इक्वेशन हमें लिखनी आती है यूजिंग t बराबर s1. तो इसकी हेल्प से कोड की इक्वेशन लिख रहे हैं. कौन सी कोड की, हाइपरबोला की. तो हाइपरबोला के लिए t बराबर s1 का यूज करो. तो दिस वुड बी x इंटू एच माइनस वाई इंटू के माइनस ए स्क्वायर. दिस इज t एंड s1 वुड बी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट. तो माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर रहे हैं. ये हमें मिल गई कोड की इक्वेशन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. ठीक, ओके. अब क्या बोला गया है ना, दीज कोड्स ऑफ द हाइपरबोला टच द पैराबोला, कि ये वाली जो कोड बनेगी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला को टच करके जा रही है. अब ये चीज हमें पता होती है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन है जो पैराबोला को टच करके जा रही है तो उसकी टच करने की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, c इज इक्वल टू a बाई m होती है. ये ऑलरेडी पता है हमें. तो बस ये कंडीशन लगानी है. ठीक है, लाइन की इक्वेशन में से c और m फाइंड कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं. c क्या होता है, लाइन का y इंटरसेप्ट, m क्या होता है, उसका स्लोप होता है. तो देख लो यहां से c की वैल्यू कितनी, x को 0 रखेंगे, ये मिलेगा तुम्हें k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, और m की वैल्यू स्लोप ऑफ द लाइन इज h अपॉन के. तो बस वैल्यूज पुट करो. c दैट इज k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू a अपॉन m. तो बस h और k में रिलेशन आ गया. यही चाहिए होता है लोकस के लिए. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x और y से रिप्लेस कर देंगे बाद में. तो कितना बनेगा ये, h टाइम्स के स्क्वायर माइनस एच क्यूब इक्वल टू a टाइम्स के स्क्वायर, राइट. तो के स्क्वायर कॉमन इंटू एच माइनस ए इक्वल टू एच क्यूब. रिप्लेस h एंड k बाई x एंड y. सो दिस वुड बी y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, राइट. ऑप्शन चेक कर सकते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक, तो इतना तो हमें आइडिया लग ही गया अब तक कि जब भी मिडिल पॉइंट ऑफ कोड की बात होगी हमेशा t बराबर s1 का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला. एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए. तो ये हाइपरबोला को h से डिनोट कर रहा हूं मैं, xy माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. ध्यान रखना, जब भी हाइपरबोला से कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जाना है तो उससे पहले क्या करेंगे, उसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे. एसिम्पटोट्स को a से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमें पता होना चाहिए हाइपरबोला की इक्वेशन और एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन होती है कंबाइंड इक्वेशन, उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क होता है. तो इसका मतलब एसिम्पटोट्स की इक्वेशन कैसी आएगी, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशन होगी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, राइट. अब ये लैम्डा फाइंड करना बाकी है. और लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे कि एसिम्पटोट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते होते हैं. तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, जिसके लिए डेल्टा कितना होता है, बराबर 0. तो डेल्टा बराबर 0 करो, यहां से क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी. तो कर सकते हैं डेल्टा का रिजल्ट कितना, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0. कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. वैल्यूज पुट करते जाओ. a की वैल्यू 0 है, ये सारा 0 हो गया. 2FGH 2 टाइम्स f की वैल्यू कितनी, माइनस 1, g कितना माइनस 3/2, h कितना 1/2, माइनस AF स्क्वायर, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, माइनस CH स्क्वायर, c कितना लैम्डा, h कितना 1/2. ये रिलेशन आया, चेक करो. 2 कैंसिल आउट. सो दिस इज 3/2 इक्वल टू लैम्डा बाई 4. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई. तो लैम्डा 6 मिलने का मतलब हमें एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मिल गई है, xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक, तो हाइपरबोला की इक्वेशन से हमेशा हम एसिम्पटोट्स की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. बट पूछा क्या गया था कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो रिलेशन क्या होता है, दैट h प्लस c इक्वल टू 2a. h इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, c इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड 2 टाइम्स द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट. तो c चाहिए, कितना आएगा, 2a माइनस h आएगा.
ठीक है, तो ये भी पता ही है कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है उसमें भी सिर्फ कांस्टेंट टर्म का ही फर्क होता है। तो क्या करो ना, 2a माइनस एच की हेल्प से सिर्फ कांस्टेंट टर्म फाइंड कर लो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। सो दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म ऑफ c कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स द कांस्टेंट टर्म ऑफ a। तो एसिम्पटोट्स में कांस्टेंट टर्म 6 थी, माइनस h की वैल्यू कितनी, हाइपरबोला की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 थी, दिस इज 0, तो कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका मतलब ये कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी मिली, सारी इक्वेशन एज इट इज xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस में कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई 12 आ गई इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक, चाहो तो चेक करके देख सकते हो। वेरीफाई करने के लिए h प्लस c करके देखोगे कितना मिलेगा, 2 टाइम्स a के बराबर मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स, इन तीनों की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क होता है। तो अगर हाइपरबोला गिवन है उसकी हेल्प से एसिम्पटोट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा बराबर 0 वाली कंडीशन से लैम्डा मिल जाएगा। एक बार एसिम्पटोट्स आ गए, हाइपरबोला तुम्हारे पास था, तो h प्लस सी बराबर 2a वाले रिलेशन से एसिम्पटोट्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। h प्लस सी बराबर 2a की हेल्प से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। Okay, if one asymptote of the hyperbola makes an angle of 30 degree with the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola is, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक, हमें पता है इस वाले हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स कौन कौन से होते हैं, y इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। दोनों लाइन्स क्या होती हैं, ओरिजिन से पास करके जाती हैं। तो ये मान लो पहली लाइन है b अपॉन ए वाली, ये दूसरी लाइन माइनस बी अपॉन ए। सो y इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, राइट। तो दे रखे कि इनमें से एक एसिम्पटोट जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये कि इसका जो स्लोप आएगा वो कितना होगा, tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब b अपॉन ए इज इक्वल टू कितना दे रखे हैं हमें, tan 30 डिग्री के बराबर। और tan 30 कितना, 1/√3। सो b अपॉन ए इज इक्वल टू 1/√3। ये रिलेशन मिलेगा हमें इस इंफॉर्मेशन से। पूछा क्या गया था तुमसे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पता है हमें क्या होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 1/3 इज 4/3। सो इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी 2/√3, राइट। Let's start with question number 4. If a hyperbola passing through the origin has these two lines as its asymptotes, then the equation of its transverse axis is. तो हमें हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स की इक्वेशन दे रखी है और उसकी हेल्प से उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी गई है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हाइपरबोला ओरिजिन से पास करके जा रहा है। तो एक अगर तुम रफ डायग्राम बनाओ, मान लो ये है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाई हमने, हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बनाई है। ठीक है, तो ये सेंटर से एक एसिम्पटोट जा रहा है, कौन सा, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। और सेंटर से दूसरा जो एसिम्पटोट जा रहा है दैट इज 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला C, राइट। तो इनके बीच में ये मान लो तुम्हारा हाइपरबोला रखा हुआ है, ये सिचुएशन है। ठीक है जी, अच्छा अब हमें क्या चाहिए ना, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस शो हो रही है डायग्राम में, एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इसके लिए पहली चीज तो क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होती है कि एसिम्पटोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं दे आर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। तो जो तुम्हें दो एसिम्पटोट्स दे रखे हैं, इनके अगर हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करें तो दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, उसमें से एक कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, दूसरी क्या होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी, राइट। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो बस इतना सा काम करते हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं एसिम्पटोट्स की, और वो हमें फाइंड करनी आती है। तो क्या बनेगी ये 3x माइनस 4y माइनस 1 अपॉन में कितना 5 इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5। इतनी चीज क्लियर है कि यहां से दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। बट अब मेन जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस देगा तुम्हें और कौन सा देगा कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में अभी नहीं पता। तो उसके लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि हाइपरबोला कहां से पास कर रहे हैं ना, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो मान लो यहां पे कहीं पे ओरिजिन रखा हुआ है 0,0।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन में हमने कंसेप्ट किया था इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द गिवन पॉइंट या फिर कंटेनिंग द ओरिजिन। तो अब इसमें तुम क्या नोटिस करोगे कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा ट्रांसवर्स एक्सिस वाला ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस वाला एंगल बाइसेक्टर है, उसका सारा रीजन शो हो रहा है ये ब्लू वाले से। तो ब्लू वाले रीजन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है कि ये वो वाला एंगल बाइसेक्टर है जिसमें ये सारे पॉइंट्स कंटेन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये तुम ये बोल सकते हो कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, दिस इज इन फैक्ट दैट एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन पॉइंट ओ। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो तुम देख सकते हो डायग्राम से कि हाइपरबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, हाइपरबोला जिस मर्जी पॉइंट से पास करके जाए तो वो वाला पॉइंट उसी रीजन में लाई करेगा जिस रीजन में ट्रांसवर्स एक्सिस वाला एंगल बाइसेक्टर घूम रहा होगा। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि अब वो वाला एंगल बाइसेक्टर चाहिए जो कि ओरिजिन को कंटेन करे। तो इसका कंसेप्ट आता है हमें अच्छे से। गिवन पॉइंट को कंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो गिवन पॉइंट को उठा के दोनों एसिम्पटोट्स की, दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चेक करो 0,0 पुट करो दोनों में। तो पहले वाले में तुम पुट करोगे 0,0, कैसा साइन मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव साइन मिलेगा। दूसरे में पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे 0,0, कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। और दोनों से क्योंकि सेम साइन मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि जो तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखी गई है इसमें प्लस वाला साइन हमें रखना पड़ेगा ताकि हमें वो वाला एंगल बाइसेक्टर मिले जो कि ओरिजिन को कंटेन करे। सो दैट मीन्स इस पूरी इक्वेशन में हमें यह पता चला कि जब मैं प्लस का साइन लूंगा तो मुझे ट्रांसवर्स एक्सिस मिलेगी और जो मैं माइनस का साइन लूंगा तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस मिलेगी। आई होप ये चीज क्लियर है। तो बस अब काम आसान हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस पूछी थी तो यहाँ पे प्लस वाला साइन रखो, सोल्व कर लो इसको। तो कितना बनेगा 3x माइनस 4y माइनस 1, 5 तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू में 4x माइनस 3y माइनस 6। सो दिस इज x कितना बनेगा ये प्लस का y एंड माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। टेंजेंट टू हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एट अ पॉइंट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट टी एंड वाई एक्सिस एट टी डैश, normal to the hyperbola at P intersects the x-axis at n and y-axis at n dash if the area of triangle PNT and P and dash T dash are A and A dash respectively, then 1 upon A plus 1 upon A dash is equal to। डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी, वहां से T और T डैश मिल जाएगा। नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जाएगी, वहां से N और N डैश मिल जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले रफ डायग्राम ये बन गया हमारा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल बनाई है हमने, तो ये मान लो पॉइंट पी है। यहां से बनने वाली टेंजेंट ये हो गई जो कि एक्स एक्सिस को मीट कर रही है कहां पे, टी पे, और वाई एक्सिस को टी डैश पे। सो दिस इज पॉइंट टी एंड दिस इज पॉइंट टी डैश, राइट। ऐसे पी पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है जो कि एक्स एक्सिस को तो एन पे मीट कर रही है और वाई एक्सिस को मीट कर रही है एन डैश पे। तो ये सिचुएशन है। तो बेसिकली चीज तो इतनी है कि हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए पॉइंट पी के लिए। और पॉइंट पी पैरामेट्रिक फॉर्म में मान सकते होते हैं हमेशा सी टी एंड सी बाई टी। तो ये भी याद रखना, जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बस अब ये याद रखना, पी पॉइंट पे बनने वाली जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स बाई एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू 2। x1 y1 पॉइंट पे बनने वाली, ये याद रखना हमेशा, ठीक। तो यहां से पैरामेट्रिक वाली लिखी जा सकती है आराम से। x1 की जगह c इंटू टी रखेंगे, y1 की जगह c अपॉन टी, तो ये मिल जाएगा तुम्हें x अपॉन टी प्लस y इंटू टी इक्वल टू 2c। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। और चाहो तो साथ में ये इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो कि इसका स्लोप कितना आएगा, -1/t² आता होता है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं, अगर याद रखोगे तो कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी, नहीं तो बारी बारी हर एक चीज फाइंड करके देखनी पड़ेगी हमें। अच्छा, टेंजेंट आ गई। अब टेंजेंट की हेल्प से टी और टी डैश पॉइंट तो आ ही जाएगा। तो टी पॉइंट के लिए y को 0 रख देना, कितना मिल जाएगा 2ct, 0। टी डैश के लिए x को 0 रख देंगे, कितना मिल जाएगा 0,2c/t, ठीक है। ओके, तो PNT ट्रायंगल के एरिया लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें n चाहिए होगा पहले, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं।
अब नॉर्मल की इक्वेशन अगर नहीं भी याद तो बस इतना याद रखेंगे कि टेंजेंट का स्लोप कितना था -1/t², तो नॉर्मल का कितना होगा t² होगा। तो पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, तो इसमें n और n डैश फाइंड कर लेते हैं। n के लिए अगेन पुट y = 0, तो y को 0 रखोगे कितना मिलेगा तुम्हें, -c/t³ एंड ct। ये मिल गया पॉइंट n और n डैश पॉइंट के लिए x को 0 रखना, तो ये मिल जाएगा -ct³ + c/t, तो c/t - ct³। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इनकी हेल्प से एरियाज फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PNT देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PNT। तो डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, PNT क्या बन रहा है, PNT और टेंजेंट और नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके लिख रहे हैं, और बेस हम ले रहे हैं NT, बेस इज NT इंटू हाइट। सारी कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है, कर सकते हैं अपने आप। तो NT वाला डिस्टेंस देख लेना कितना आएगा, 1/2। NT का मतलब n का x कोऑर्डिनेट और t के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ जाएगा। तो t का x कोऑर्डिनेट कितना था 2ct, n का कितना ये, तो ये बन जाएगा ct + c/t³ इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, p का y कोऑर्डिनेट, तो वो कितना c/t। तो ये कितना मिल गया ना तुम्हें, c²/2 इंटू t⁴ +1 / t⁴। ये मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PNT। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल PN'-T', ये फाइंड कर सकते हैं। अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो कितना आएगा ये, 1/2 इंटू N'-T' इंटू हाइट H' लिख लेते हैं। तो N'-T' का मतलब N' और T' के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो कितना आएगा, c/t + ct³। और हाइट कितनी आएगी, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि है ct के बराबर, तो ये कितना मिलेगा, c²/2 1 + t⁴, दिस वुड बी t⁴ + 1, राइट। ये आ जाएगा नीचे तो 1 ही आ जाएगा, tt कैंसिल आउट होकर। तो ये दोनों एरियाज हमने फाइंड कर लिए हैं। पूछा गया था 1/a + 1/a', तो दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करना, तो कितना मिलेगा तुम्हें, 2/c² का फैक्टर कॉमन आएगा, अंदर कितना मिलेगा, t⁴ अपॉन t⁴ + 1 + 1 अपॉन t⁴ + 1, कितना आ गया, 2/c² के बराबर आ गया, राइट, ऑप्शन बी। तो प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ct c/t। टेंजेंट की इक्वेशन याद रखा करो, पॉइंट फॉर्म में काफी यूज होती है, x/x1 + y/y1 = 2। इतना अगर याद रख लोगे, इसकी हेल्प से पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी अपने आप, ct c/t से रिप्लेस करके। टेंजेंट का स्लोप याद रख लो, -1/t² होता है, उसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा t², तो पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इतना पता रखना हमारे लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 6, for a hyperbola whose center is at 1, 2, the asymptotes are parallel to the lines this and this, then the equation of the hyperbola passing through 2, 4 is। सेंटर गिवन है और एसिम्पटोट्स दे रखे हैं, इन लाइंस के पैरेलल हैं। तो मान लो पहला जो एसिम्पटोट है जो 2x + 3y के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन कैसी, 2x + 3y + k1 = 0 टाइप की। जो दूसरी लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, x + 2y + k2 = 0 टाइप की। ये दो एसिम्पटोट की इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली। अब क्योंकि सेंटर दे रखा है और हमें ये पता है दोनों एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, सेंटर से पास करके जाते हैं, तो 1, 2 दोनों में सेटिस्फाई करवाएंगे, वहां से हमें k1 k2 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो चेक कर लो, इसमें 1, 2 रखोगे कितना आएगा, 8, तो -8 आ जाएगी वैल्यू, तो दैट मीन्स 2x + 3y - 8 = 0 एक एसिम्पटोट, और दूसरे में अगेन 1 और 2 रखोगे 5 मिलेगा, तो x + 2y - 5 = 0, राइट। दोनों एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ गई है। तो इनकी हेल्प से हमें क्या चाहिए, हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए ना। तो क्योंकि एसिम्पटोट्स की और हाइपरबोला की कंबाइंड इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फर्क होता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इज 2x + 3y - 8 into x + 2y - 5 = 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ए। तो इसका मतलब हाइपरबोला की इक्वेशन किस टाइप की होगी, ये सारी चीज तो एज इट इज होगी, x + 2y - 5 कांस्टेंट टर्म का फर्क होगा, तो प्लस लैम्डा = 0 लिख लेते हैं। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए कंडीशन दी होनी चाहिए कोई ना कोई,
और वो हमें दे रखी है कि हाइपरबोला 2,4 से पास कर रहा है, तो 2,4 इसमें सेटिस्फाई करवाना, राइट। तो तुम्हें क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -40 के बराबर। तो बस लैम्डा को -40 रख देना। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 2x + 3y - 8 into x + 2y - 5 is equal to 40. The equation of hyperbola. Option number B. Okay. The locus of the point of intersection of the tangents drawn to the rectangular hyperbola at the extremities of the normal chord is. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द हाइपरबोला एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द नॉर्मल कोड। तो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं एक बार, ये xy = c², इसकी कोई भी अगर नॉर्मल बनाई गई है, ये मान लो एक नॉर्मल है PQ, राइट, और मेंशन करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे बनाई है, तो मान लो पॉइंट P पे बनाई गई है ये। सो PQ इज द नॉर्मल कोड। अब इसने क्या बोला है ना, नॉर्मल कोड के एक्सट्रीमिटीज पे हमने टेंजेंट्स बनाई है, तो एक टेंजेंट बनाई गई होगी Q पे, एक टेंजेंट बनाई गई है P पे, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा R, उसका लोकस तुमसे पूछा गया। ठीक, तो अगेन क्वेश्चन आसान लग रहा है देखने में, कैलकुलेशन बनेगी जो भी बनेगी, ठीक है। तो कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई, देखते जाना। सबसे पहली चीज तो P पॉइंट पे नॉर्मल बनाई गई है, मान लेते हैं P पॉइंट का जो पैरामीटर है दैट इज T1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, मतलब हमने CT1 C/T1, Q का पैरामीटर मान लेना T2, ठीक। और ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर P पॉइंट पे नॉर्मल बनाई है जो Q पॉइंट पे जाके मीट करेगी, तो इनके पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है T1³ T2 = -1। ये प्रॉपर्टी एक और मिल गई तुम्हें, प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखेंगे इसको, राइट। अच्छा, अब क्या करना है, P और Q पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी, तभी उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो लिख लो इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो P पे टेंजेंट की इक्वेशन हमने अभी देखा था x/x1, तो x/t T1 हो जाएगा, y × T1 = 2c, ठीक। और Q पे लिख लेना टेंजेंट की इक्वेशन कितनी, x/T2 + y × T2 = 2 times c। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, और साथ में ये रिजल्ट हम यूज करेंगे T1³ × T2 = -1। तो पहला काम तो ये करो कि T2 और T1 में से किसी एक ही अननोन को रख लो, किसी एक को तो एलिमिनेट कर देते हैं। तो T2 की वैल्यू उठा लो ऊपर से -1/T1³ और रख देते हैं एक इक्वेशन में। तो Q वाली टेंजेंट की इक्वेशन को हम लिख पाएंगे -x/T1³ - y/T1³ = 2c, राइट। अब इसके बाद सारी कैलकुलेशन बची है, तो कर रहे हैं। ये P वाली टेंजेंट को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, क्या मिलेगा, x टाइम्स T1³ + 1/T1 एंड प्लस y 1/T1³ + T1, दिस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए गए, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो कितना बनेगा ये, x × 1 + T1 to the power 4/T1 + y × 1 + T1 to the power 4/T1³ = 0, ये बना। तो 1 + T1 to the power 4 का फैक्टर हो गया, कैंसिल आउट, x तुम्हें कितना मिल गया, -y/T1 का स्क्वायर, तो y = -T1² × x, ठीक है, ये चीज मिली एक तो। अच्छा, अब किसी में भी इक्वेशन में ये पुट कर देते हैं, y = -T1² × x। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें कितना मिलेगा, x/T1 + y × T1, तो y की जगह अगर ये रखेंगे, ये हो गया y × T1 इक्वल टू में कितना, 2c, = 2c। तो x के साथ कितना मिला, 1/T1 - T1³ = 2c। So this is x times 1 - T1 to the power 4 = 2c T1, ये रिलेशन मिला दूसरा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये y और x में पहले रिलेशन आया था। अब करना क्या है, हमें तो सिर्फ x और y में रिलेशन चाहिए, उसी को लोकस बोल पाएंगे। तो अब T1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसमें से, तो क्योंकि T1² की वैल्यू हमारे पास ऊपर से आ जाएगी -y/x। तो क्या करते हैं, दूसरे वाली इक्वेशन में भी T1² क्रिएट कर लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं उसके लिए। सो x² 1 - T1 की पावर 4 का स्क्वायर = 4c² T1 का स्क्वायर। T1² की वैल्यू रिप्लेस करो, -y/x जो थी, तो x² 1 -
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4c² एंड t1 स्क्वायर इज अगेन माइनस वाई अपॉन एक्स। तो देख सकते हो टी हमने एलिमिनेट कर दिया, सारा रिलेशन एक्स वाई और सी में आएगा, यही हमारा लोकस होगा। तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 4c² वाई अपॉन एक्स। तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4c² एक्स वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। राइट, देख सकते हैं इसको ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन थी इसमें, तो और कुछ भी नहीं था, बस दो लाइंस की इक्वेशन हमें पता थी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके उसमें से पैरामीटर को ही एलिमिनेट किया गया। राइट, लेट्स स्टार्ट। लेट P is a point on the hyperbola. If the normal at point P intersects the x-axis at 9,0, then the eccentricity of the conjugate hyperbola is। हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है जहां से नॉर्मल बनाई गई है। अब इसके लिए भी बेटर है कि अगर हमें पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन याद हो तो आसान हो जाएगा काम। तो इक्वेशन होती है a² x अपॉन x1 प्लस b² y अपॉन y1 इक्वल टू a² प्लस b²। याद रखा करो इन चीजों को। एलिप्स के लिए भी सेम इक्वेशन होती है, बस दोनों प्लस की जगह वहां पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अब x1 y1 वाला पॉइंट दे रखा है, हमें 6,3 पुट कर रहे हैं, तो मतलब नॉर्मल की इक्वेशन कितनी मिलेगी तुम्हें, प्लस b² y अपॉन 3 इक्वल टू a² प्लस b²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक, ये तुम्हें दे रखा है 9,0 से पास करके जा रही है, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। x को 9 पुट करो, y को पुट करो 0, तो दिस वुड बी 9a² अपॉन 6 इक्वल टू a² प्लस b²। तो ये कितना बन जाएगा 3a² बाई 2 माइनस a², दिस वुड बी a² बाई 2 इक्वल टू b²। सो b² अपॉन a² इक्वल टू कितना मिल गया तुम्हें, 1/2 मिल गया। क्या पूछा गया था हमसे, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो पहले तो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, 1 प्लस b² अपॉन a², 3/2 आ गई। तो अगर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी गिवन है, उसकी हेल्प से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी लिखनी आती है। क्या रिलेशन होता है, 1/e² प्लस 1 कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना मिलेगा, 1/EC का स्क्वायर equal to 1 minus 2/3, that is 1/3. So EC comes out to be √3. Right, √3. Again important result है, relation between the eccentricity of the hyperbola and its conjugate hyperbola। याद रख सकते हैं, पहले भी यूज किया था हमने एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, P, Q and R are 3 points on the hyperbola. If PQ is parallel to the normal at R, then the angle subtended by PQ at R is। तो पहली चीज तो ये कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हाइपरबोला के ऊपर, तीनों के पैरामीटर मान सकते हैं। P का पैरामीटर T1 मान लिया, Q का पैरामीटर T2, R का पैरामीटर T3। उसके बाद देखेंगे क्या क्या कंडीशन दे रखी है। PQ is parallel to the normal at R। PQ is parallel to the normal at R का मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर। तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट R, ये दे रखा है। अब अगेन अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद है कि P और Q दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कोड होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर, उसका स्लोप कितना होता है, -1/T1 T2 होता है। याद है तो बढ़िया बात है, नहीं तो 1 मिनट में करके देख सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट R। किसी पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, अभी देखा था t² के बराबर। तो R का पैरामीटर T3 है, तो दिस इज T3²। तो तीनों पॉइंट्स के पैरामीटर के बीच में ये रिलेशन मिल गया तुम्हें, T1 T2 T3² इक्वल टू -1। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या पूछा गया तुमसे, द एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट R। तो PQ कोई भी एक लाइन है, ये मान लो लाइन है PQ, ये पूछा गया कि पॉइंट R पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल थीटा पूछा गया तुमसे, है ना। और क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा गया है, तो दोनों के स्लोप लिखे जाएंगे, m1 m2, tan थीटा वाली प्रॉपर्टी से एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए होगा, स्लोप ऑफ QR चाहिए, और हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ PR चाहिए। और तीनों के पैरामीटर्स तो पता ही थे, T1 T2 एंड T3, और स्लोप भी लिखने आती है हमें कोड के। तो स्लोप ऑफ QR कितना होगा, -1/T2 T3 होगा, और स्लोप ऑफ PQ कितना होगा,
-1/T1 T3। ठीक, तो इनके बीच में tan थीटा का रिलेशन यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इनको अगर तुम प्रोडक्ट कर दोगे ना तो कितना आएगा, 1/T1 T2 T3 स्क्वायर ही तो आएगा। और T1 T2 T3 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऊपर कितनी पड़ी है, -1, तो दिस इज इक्वल टू -1 आ गया। तो क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 की इक्वल आ गया, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये पूछा गया था तुमसे एंगल। तो अगेन क्वेश्चन आसान बन जाता है अगर हमें ये छोटे छोटे रिजल्ट्स पता हो। कोड का स्लोप कितना, -1/T1 T2, नॉर्मल का स्लोप कितना, T स्क्वायर। ठीक है, तो नहीं तो वही सारी चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी उसी टाइम पे बैठ के, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा और तो कुछ भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट। A normal to the hyperbola की equation x²/4 - y² = 1 meets the x-axis and y-axis at A and B respectively. The locus of the intersection point of the straight lines drawn through A and B perpendicular to the x and y-axis respectively is। एक पॉइंट से, किसी भी रैंडम पॉइंट से नॉर्मल बनाई गई है, वो पॉइंट हम मानेंगे कौन सा, पैरामेट्रिक फॉर्म में। वो नॉर्मल दे रखी है, ए और बी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, वो पॉइंट हमें फाइंड करने आते हैं। फिर पूछा गया है ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, बी पॉइंट से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से। जिस पॉइंट से नॉर्मल बनाई गई है, मान लेते हैं ए सीकेंट थीटा बी tan थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म, सो 2 सीकेंट थीटा tan थीटा। इस पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये होती है ax अपॉन सीकेंट थीटा प्लस by अपॉन tan थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। राइट, वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो दिस इज 2x अपॉन सीकेंट थीटा प्लस y अपॉन tan थीटा इक्वल टू 5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पैरामेट्रिक पॉइंट P। अब इसकी हेल्प से हमें ए और बी पॉइंट्स चाहिए थे जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। तो ए पॉइंट के लिए वाई को 0 पुट करो, कितना मिलेगा, 5 सीकेंट थीटा अपॉन 2, 0, और बी पॉइंट के लिए पुट एक्स इक्वल टू 0, सो यू विल गेट 0,5 tan थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसको। तो नॉर्मल, ये मान लो नॉर्मल बन रही है तुम्हारी, जो ए और बी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया था ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस बन रही है हमारी, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमसे बोला गया था ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, तो ये बना दी हमने। बी से वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये बन गई। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस पूछा गया था, दिस इज आर मान लेते हैं, h, k, ये पूछा गया था। तो अब ये तो पता ही है कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जो कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ए अगर h, 0 है, b 0, k है, तो r कितना होगा, h, k होगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सीकेंट थीटा अपॉन 2 के बराबर, और k की वैल्यू कितनी होगी, 5 tan थीटा के बराबर ही तो होगी। तो बस इसमें से क्या करेंगे, थीटा को एलिमिनेट कर देंगे, लोकस आ जाएगा। सो 2h इक्वल टू 5 सीकेंट थीटा, k इक्वल टू 5 tan थीटा। ये चीज है, आइडेंटिटी पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिलेगा, 4h² माइनस k² इक्वल टू 5²। ठीक, एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे, सो 4x² माइनस y² इक्वल टू 25, द लोकस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, दोनों फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन याद हो तो बढ़िया बात है। पॉइंट फॉर्म में भी पहले लिखी थी हमने, और दूसरी पैरामेट्रिक फॉर्म में, और इसको एलिप्स से रिलेट करके याद रख सकते हो, याद रखने में आसानी होगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा से चेंज होता है दोनों में। ओके, ऑल द chords of the hyperbola subtending a right angle at the origin pass through the fixed point। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन से मेथड से इसको अप्रोच किया जाएगा। पूछा गया है कि इस हाइपरबोला की जितनी भी कोड्स बनाई जा रही है ना, वो ओरिजिन पे 90 डिग्री के एंगल सबटेंड कर रही है, तो बताओ वो सारी कोड्स कौन से फिक्स्ड पॉइंट से पास करके जाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि कोड की इक्वेशन, किसी भी रैंडम कोड की इक्वेशन मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ कोड इज, मान लिया सपोज ax प्लस by इक्वल टू 1, मान सकते हैं इस फॉर्म की, किसी भी रैंडम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब ये वाली जो कोड है ना, ये मान लो तुम्हारा हाइपरबोला बन रहा है, ये सपोज कोई हाइपरबोला, ठीक है, ये इसकी कोड जो हमने मान रखी है ये है।
तुम्हें ये दे रखे ये वाली कोड ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये अगर ओरिजिन है ये एंगल दे रखे 90 डिग्री। तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या बन रही है कि कोड के एंड पॉइंट्स अगर ए बी है ना, तो ओरिजिन को लाइन के और हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन किया गया है, और वो जो पेयर ऑफ लाइंस है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या पता चलेगा, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। इसकी हेल्प से क्या होगा, ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन हम पता कर पाएंगे। एक बार इसकी कंबाइंड इक्वेशन आ गई, उस पर कंडीशन लगा देंगे कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस इतना काम करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन को लेके होमोजेनाइज करो उसको, ठीक है। तो वो कर सकते हैं आराम से। तो हाइपरबोला की इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, तो माइनस 2x लीनियर टर्म है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ax प्लस by से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में कितना था 4y, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ax प्लस by से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सेकंड डिग्री कर्व। बस अब इस पे कंडीशन लगा देंगे, दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, उससे क्या होगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा 3 माइनस 2a, वाई स्क्वायर का कितना -1 और प्लस में 4b इक्वल टू 0। कितना मिल गया, 2a माइनस 4b माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, 2 कॉमन ले लो, a माइनस 2b इक्वल टू 1। तो ए और बी में एक रिलेशन आ गया है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बना कि अगर a माइनस 2b इक्वल टू 1 है, तो ये जितनी भी कोड्स बन रही हैं ax प्लस by इक्वल टू 1 वाली, ये बताओ ये सारी फैमिली ऑफ कोड्स कहां से पास करके जाएगी, कौन से फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो इसके लिए भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, आराम से करना आता है हमें। क्या करो, ax प्लस by 1 की वैल्यू में उठा रहा हूं ऊपर में से a माइनस 2b, तो a माइनस 2b रख दिया। a वाली टर्म सेपरेट कर लो, कितना x माइनस 1, b वाली टर्म सेपरेट कर लो, कितना y प्लस 2 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को अगर मैं a से डिवाइड करवा दूं, तो x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 वाली फॉर्म बन गई। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगी, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो कितना आ गया, 1 कोमा माइनस 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को तो देख के, स्टेटमेंट को देख के समझ में आ जाता है कि ये बंदा हमसे होमोजेनाइजेशन ही यूज करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, the asymptote of the hyperbola form with any tangent to the hyperbola a triangle whose area is a square tan lambda in magnitude, then its eccentricity is। अच्छा, क्या मतलब बना इस क्वेश्चन का कि हमारे पास एक हाइपरबोला गिवन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि उसके एसिम्पटोट्स हैं, एंड सपोज दिस इज द हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात चल रही है सारी, ठीक है। तो अब इस हाइपरबोला के ऊपर ना कोई एक टेंजेंट बनाई गई है, तो मान लो ये टेंजेंट बन गई पॉइंट P पे। अच्छा, द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला फॉर्म विद एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला अ ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये कि ये वाली टेंजेंट और एसिम्पटोट्स मिलके आपस में एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। कौन सी ट्रायंगल की बात चल रही है, ये ट्रायंगल A B एंड C। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया तुम्हें दे रखा है, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर tan लैम्डा। तो हमसे पूछा गया इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, बताओ कितनी होगी। अगेन अगर प्रॉपर्टी याद हो तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट एसिम्पटोट्स के साथ जो ट्रायंगल बनाती है उसका एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू AB फॉर द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, तो मतलब हमें इनडायरेक्टली ये दे रखे कि AB की जो वैल्यू है ना, वो a स्क्वायर tan लैम्डा के बराबर है, और हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो तुम्हारे सामने आसान बन गया बिल्कुल। तो b अपॉन a यहाँ से tan लैम्डा मिल रहा है हमें, और इसेंट्रिसिटी कितनी, e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर लैम्डा मिल जाएगा। तो इसका मतलब e कितना आ गया, सीकेंड लैम्डा आ गया। इसेंट्रिसिटी इज सीकेंड ऑफ लैम्डा।
ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिम्पटोट यूज हो गई, ये याद रखना। एक हमने प्रॉपर्टी पहले यूज की थी एसिम्पटोट की, कौन सी, कि एसिम्पटोट्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं दे आर द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। एक और प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन होती है वो हाइपरबोला से और कॉन्जुगेट हाइपरबोला से सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफर करती है, अदरवाइज बाकी सारा पार्ट उसका सेम होता है। लेट्स स्टार्ट। C is the center of the hyperbola. The tangent at any point P on this hyperbola meets the straight lines. दो straight lines दे रखी हैं at points Q and R. Then the value of CQ into CR is. पहली चीज तो देख के फीलिंग आ रही होगी, आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक्चुअल में क्या है, इसके एसिम्पटोट्स ही दे रखे हैं हमें। तो बनाओ इसको, ये बन गए एसिम्पटोट्स, राइट, और इनके बीच में फिट कर दो एक हाइपरबोला। अच्छा, अब क्या बोला गया, C इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, इसका सेंटर दे रखे तुम्हें C है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, तो हाइपरबोला के किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई है P पे। ऑन दिस हाइपरबोला मीट्स द एसिम्पटोट्स एट पॉइंट Q एंड R। दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है CQ इंटू CR की, राइट। तो हो सकता है देख के थोड़ा आइडिया लग रहा हो, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें भी तो ऐसी सिचुएशन बन रही थी, P पॉइंट पे टेंजेंट बनाई गई थी, वो टेंजेंट सेंटर से जाने वाली मतलब एसिम्पटोट से के साथ मिलकर क्या बना रही थी, एक ट्रायंगल बना रही थी। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है, CQR एक ट्रायंगल बन रही है। तो पहली चीज तो हम यही बोल देंगे कि जो इसका एरिया होगा ना ट्रायंगल का CQR, ये कितना होगा A इंटू बी, और A इंटू बी की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 3 12 स्क्वायर यूनिट्स है, ये पता चल गया। बट हमें तो एरिया थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, CQ इंटू CR। तो CQ इंटू CR क्रिएट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 इंटू CQ इंटू CR इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आ गई, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा ना, CQ इंटू CR का फैक्टर मिल जाएगा। बस चाहिए तो क्या, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, और थीटा है क्या, एसिम्पटोट्स के बीच में बनने का एंगल है। तो ये भी तुम्हें पता होगा कि दो एसिम्पटोट्स के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, क्या फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू 2AB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें tan थीटा मिल जाएगा, ठीक। वैल्यूज पुट करो, A कितना 4 था, B कितना था 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 16 माइनस 9 कितना मिला, 24/7 मिला। तो एक बार अगर tan थीटा आ गया, इसकी हेल्प से साइन थीटा तो आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर थीटा है 24 है, ये 7, तो ये कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा ना। तो बस साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, तो 12 इक्वल टू 1/2 इंटू CQ इंटू CR इक्वल टू साइन थीटा इज 24/25। तो 12 इंटू 24 कैंसिल आउट हो गया, ये CQ इंटू CR कितना मिल गया, 25 के बराबर मिल गया, राइट। दिस इज इक्वल टू B। तो अगेन देख सकते हो प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी हमें ना पता हो तो तुम करोगे क्या, सबसे पहले P पॉइंट हमें मानना पड़ेगा, A सीकेंट थीटा B tan थीटा के फॉर्म का, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, फिर उन टेंजेंट्स का इनके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे बैठ के एसिम्पटोट्स के साथ, तब जाके CQ वाला डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, फिर CR वाला होगा, तो कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो कोशिश किया करो जितनी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको हम याद रखें। लेट्स स्टार्ट। If x equal to 9 is the chord of contact of the hyperbola, then the equation of the corresponding pair of tangents। तो क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर ये कोई हाइपरबोला है हमारे पास, x इक्वल टू 9 इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन दे रखी है, राइट। तो मान लो ये एक कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, x इक्वल टू 9, तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां से बनी होगी, टेंजेंट से बनी होगी। तो ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स हैं, ठीक। तो तुमसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अगर ये पॉइंट P मान ले, ये मान ले AB, तो P पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई गई होंगी PA और PB, उनसे बनने वाली जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट AB है उसकी इक्वेशन दे रखी है, और तुमसे पूछा गया PA और PB की कंबाइंड इक्वेशन बताओ कितनी आएगी, ठीक। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है पहला काम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई गई है उसको H, K मान लो, और एक बार पॉइंट पता चल गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हमें लिखनी आती है कैसे, T बराबर 0 से। तो T बराबर 0 से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखो, कितनी आएगी, x इंटू H माइनस y इंटू K बराबर 9, ये बनेगी। और ये तो हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन ही है कि x बराबर 9 है, तो इसका मतलब ये कि दोनों कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशंस हैं इनको आपस में क्या कर दूंगे,
आइडेंटिकल कर देंगे। तो आइडेंटिकल करो, 9 9 वाला पार्ट तो सेम ही है, बाकी सारा भी सेम होना चाहिए। तो मतलब h इक्वल टू 1 आ गया, k कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट P कितना मिला तुम्हें 1,0 मिला। तो अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि 1,0 से बनने वाली जो दो टेंजेंट्स है उनकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। तो उसके लिए भी डायरेक्ट जो रिजल्ट होते हैं दैट इज SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। नहीं यूज किया था आज तक कभी, इसको यूज कर सकते हैं चाहो तो, नहीं तो इंडिविजुअल टेंजेंट्स भी फाइंड करनी आती हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, बट यहाँ से आ जाएगा आराम से। तो पुट करते जाओ SS1 टी स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9। S1 की वैल्यू x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 0 माइनस 8 मिलेगा। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी x इंटू x1, तो वो तो x ही आएगा, माइनस वाई इंटू वाई1 करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 9 इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 72 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x। सो दिस कम्स आउट टू बी 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मिल गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। चेक कर लो ऑप्शन में, 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, ऑप्शन बी, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, the locus of the point from which the tangent can be drawn to the different branches of the hyperbola। ठीक है, इसमें एक नया कंसेप्ट यूज होगा जो कि अभी तक हमने जिस पे नहीं क्वेश्चन किया, तो सुनना इसको ध्यान से। टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही चल रहा है, ठीक है। तो इसके ये मान लेते हैं एसिम्पटोट्स हैं, वन एसिम्पटोट एंड अनदर। अब इसमें क्या बोला गया ना कि वो वाले पॉइंट्स का लोकस, वो वाले सारे पॉइंट्स जहां से तुम इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर टेंजेंट्स बना सकते हो। तो इसका कंसेप्ट सुन लो पहले, तो जिसको नहीं पता, कि अगर इनको हम ऐसे डिवाइड करें, ये वाला जो रीजन है दिस इज रीजन नंबर 1, सिमिलरली दिस रीजन नंबर 2, देन सपोज दिस इज रीजन नंबर 3 एंड दिस इज रीजन नंबर 4। ठीक है, तो जो दो एसिम्पटोट्स बन रहे हैं वो मिलके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने चारों को रीजन को नाम दे दिया 1 2 3 4। और ये तो बात पक्की है कि टेंजेंट अगर बनानी है तो हाइपरबोला के बाहर वाले पॉइंट से बनेगी, अंदर वाले से तो बनेगी नहीं। ठीक है, अब कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी पॉइंट अगर रीजन नंबर 1 या फिर रीजन नंबर 2 में है ना, तो वहां से दो टेंजेंट्स बनती होती हैं हाइपरबोला के ऊपर टू द डिफरेंट ब्रांचेस। ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो बाकी दो रीजन जो बच रहे हैं 3 एंड 4, 3 और 4, इन दोनों रीजन में से, इन दोनों रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट से अगेन दो टेंजेंट्स बना पाओगे तुम हाइपरबोला के ऊपर, बट वो दोनों टेंजेंट्स क्या बनेंगे, टू द सेम ब्रांच बनेंगे, डिफरेंट पे नहीं बनेंगे। तो मतलब ये अगर एक ब्रांच का नाम हाइपरबोला का मैं B1 रख दूं, दूसरे का B2, तो जो फोर्थ वाला रीजन है उसमें तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, वहां से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी दोनों B1 वाली ब्रांच के ऊपर बनेंगी। सिमिलरली तीसरे वाले रीजन में कोई पॉइंट उठाओ, उसमें से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी B2 के ऊपर बनेंगी। पर अगर 1 और 2 वाले रीजन में से कोई भी पॉइंट तुम पिक करोगे, उससे जो दो टेंजेंट्स बनेंगी, एक B1 के ऊपर बन रही होगी, एक B2 के ऊपर बन रही होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि वो वाले पॉइंट्स चाहिए हमें जहां से दो टेंजेंट्स कहां पे बन रही हो, डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर। तो मतलब हमें क्या चाहिए, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2 के रीजन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का लोकस चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो लोकस कैसे लिखा जाएगा, तो वो तरीका देख लो। जो दो एसिम्पटोट्स हैं इनकी इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तुम ये नोटिस करोगे कि अगर मैं रीजन नंबर 1 को कोई भी एक अपनी कन्वीनियंस से पॉइंट चूज कर लू ना, मान लो वाई एक्सिस का पॉइंट चूज कर लिया मैंने 0,1, तो 0,1 अगर तुम इसमें रखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना मिलेगा तुम्हें, -1 अपॉन बी स्क्वायर, नेगेटिव साइन मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि रीजन नंबर 1 का तुम जो मर्जी पॉइंट लेके इसमें पुट कर लो, तुम्हें साइन कैसा मिलेगा, इसका नेगेटिव मिलेगा। सो रीजन नंबर 1 में अगर कोई पॉइंट h, k है तो h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, और सिमिलरली रीजन नंबर 2 की अगर बात करो, अगेन इसमें भी अगर तुम कोई पॉइंट चूज करो, मान लो 0,-1 हम चूज कर लें,
फिर से अगर तुम इसमें रखोगे -1/b² मिलेगा, मतलब अगेन नेगेटिव साइन मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर h, k वाला पॉइंट रीजन नंबर 2 में भी है तब भी तुम्हें इसका साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो बस पता चल गया कि जब भी तुम h, k वाला पॉइंट रीजन नंबर 1 में लोगे या रीजन नंबर 2 में तो h² माइनस k² की वैल्यू <0 आएगी, और इसी को क्या बोल देंगे, लोकस बोल देंगे उन सारे पॉइंट्स का। तो x² माइनस y² <0। ठीक है, चाहो तो दूसरे के लिए भी चेक करके देख सकते हो। रीजन नंबर 3 और 4 इनमें कोई पॉइंट ले लो। जैसे रीजन नंबर 4 में अगर तुम पॉइंट लोगे ना कोई एक्स एक्सिस वाला, तो मान लो तुमने पॉइंट ले लिया, मान लो 1,0 ले लिया, तो उससे क्या होगा 1,0 जब तुम एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन पुट करके देखोगे तुम्हें पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता उन सारे पॉइंट्स का लोकस बताओ जहां से बनने वाली टेंजेंट्स सेम ब्रांच के ऊपर हैं, तो इसी का रिवर्स हो जाता, <0 हो जाता। तो अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। ठीक है, सो <0 आया हमारे इस केस में, तो सो ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो इसी के साथ हाइपरबोला वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार सारी दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। जो जो रिजल्ट्स या फॉर्मूलाज तुम्हें लगता है कि भूल रहे हैं, तो एक बार सारे रिजल्ट्स दोबारा से देख लो। जितने क्वेश्चंस में पुराने वाले में डाउट लग रहा है वो वाले सारे एक बार दोबारा से देख लो। तो मेक श्योर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी पूरी अच्छे से रिवाइज करके इसको क्लोज कर दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट होगा, उसके बाद फ्यूचर में जाके जब हमारी ये रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद लास्ट में टेस्ट लिए जाएंगे, तब लिया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल टेस्ट, कैलकुलस का फुल टेस्ट। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि अभी तो इसके बाद तो हाइपरबोला चैप्टर का टेस्ट होगा आपका, राइट। नेक्स्ट वाले स्लॉट में हाइपरबोला का टेस्ट है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंप्लीट टेस्ट होगा वो लास्ट में जाके लिया जाएगा। अभी तो जस्ट किया ही हमने, अभी लेने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी रिवाइज कर लो। जो चीजें याद करने वाली है याद कर लो, जो समझने वाली है समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में आपका कैलकुलस का फंक्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसकी रिवीजन करके रखना जो जो टॉपिक्स आपको बता रखे हैं, राइट। ओके, सो थैंक यू।